नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार में। हरियाणा विधानसभा को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा को लेकर के प्रत्याशियों के चयन पर मंथन हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने बयान देते हुए बताया कि प्रत्याशियों को चयन को लेकर के 3 सितंबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची एक साथ ही आएगी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के दीपक बावरिया ने कहा कि जिसके पास विधायकों का समर्थन होगा वही सीएम बनेगा। of the national 2nd September. सर, सांसदों को जो चुनाव न लड़ाने का फैसला था, क्या उस पर कांग्रेस हाईकमान की भी मंजूरी है, सहमति है, या फिर वो आपके लेवल? लेकिन सर फिर भी बताइए तो सही सर। ये जो लग रहा है तारीखों में बदलाव नहीं होगा। हरियाणा की जो तारीखें आई हैं, जो सोर्सेज से बताया, हालांकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, ये भी हम अपने सवाल में आपको कोट कर दें, लेकिन अब ये इंडिकेशन लगभग आ चुका है कि 1 तारीख को ही होगा। कांग्रेस की जो रणनीति है 1 तारीख की वोटिंग के लिहाज से है, या आप लोगों के पास चुनाव आयोग से कोई और इनपुट है? We are fully prepared for any date, any time, any emergency. उधर हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और एक तरफ सभी पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो अंबाला प्रशासन भी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अंबाला ने बताया कि अंबाला जिला में 4 असेंबली निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें 3 जनरल तो 1 रिजर्व है। जिले में कुल 8,74,000 वोटर्स हैं। जिले में कुल 968 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। वहीं जिन लोगों के पास हथियार हैं उन्हें जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसको लेकर अभी तक 2,669 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं और बाकियों को भी जल्द जमा करवाने को कहा गया है। उधर जिले में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जा गए हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें पार्टी के लिए झंडे और पोस्टर लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे पत्रकार साथियों और बंधुओं को जो बुलाया है, वो आज चुनाव से संबंधित जो हमारी तैयारियां अंबाला जिले में चल रही है उससे आप लोगों को अवगत कराने के लिए और उसके लिए पीसी जो बुलाई गई है। तो ब्रीफ डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ। देखिए, कुल जो हमारे हैं 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अंबाला जिले में चुनाव होंगे। 3 इसमें जनरल है और 1 रिजर्व है। टोटल जो है हमारे 8,78,282 वोटर्स हमारे इलेक्टोरल रोल में जो है उनके नाम आ गए हैं। इसमें जो है करीबन 4,61,453 पुरुष वोटर्स हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी जैसे 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से 12 SST टीमें, स्टैटिक सर्वेलेंस और 12 हवाई दस्ते फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ऑपरेशनलाइज हो गई हैं। और ECI के मैंडेट के हिसाब से हमारी जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी पोलिंग डे से पहले की, वो हमने अपने PHQ को भेज दी है। और इनेलो के युवा नेता अर्जुन चौटाला ने जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इस गठबंधन के कोई भी राजनीतिक मायने नहीं है और प्रदेश में इनकी राजनीतिक हैसियत पूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है। अर्जुन चौटाला ने आगे कहा कि अगर इनका भविष्य किसी ज्योतिष से पूछा जाए तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इनकी लकीर कहाँ है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के सरकार बनाने के दावों पर भी पलटवार उन्होंने किया और कहा कि कांग्रेस में जब तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। वहीं कुमारी सैलजा के दलित चेहरे को सीएम बनाए जाने वाले बयान पर अर्जुन चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को छोड़कर किसी और को आगे करे।
तो हो सकता है कि कांग्रेस का कुछ बन जाए। को एक एक कार्यकर्ता की तरफ से बहुत प्रेम और प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमारा एक हमेशा से पुराना जुड़ाव रहा है और इस इलाके में विकास जितना भी हुआ है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुआ है। उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, आज भी हर मेरे ख्याल नागरिक के मन में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और उन बातों को आज भी लोग याद करते हैं। फील्ड में लगातार आप जा रहे हैं, अभय सिंह जी पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, क्या मुद्दे ऐसे लेकर चल रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? देश के अंदर जी हर विधानसभा के अंदर लोकल लेवल के कई मुद्दे बहुत अहम हैं, परंतु उनके अलावा आज प्रदेश के अंदर बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, बड़ा मुद्दा एमएसपी का है। और महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान जयराम सदन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख त्रिदेव का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मूल मंत्र दिया। इस चुनावी युद्ध को जीतने के लिए रणनीति बनाकर के भाजपा कार्यकर्ताओं को हर एक बूथ पर जीत हासिल करके इस 2024 के विधानसभा चुनाव को जीतना है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। जनता पार्टी महेंद्रगढ़ विधानसभा के त्रिदेव कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर था और इसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुनाव क्षेत्र से बाड़मेर जैसलमेर से मेंबर पार्लियामेंट रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय कैलाश जी चौधरी हमारे बीच में मार्गदर्शन के लिए आए। हरियाणा में चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिदेव कार्यकर्ता हैं, उनकी आज यहाँ पर बैठक रखी गई और सभी कार्यकर्ता संकल्पित होकर और निश्चित रूप से ऊर्जावान होकर आज यहाँ से जा रहे हैं और उन्होंने संकल्प किया कि आने वाले समय में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और यहाँ पर जैसा कि जो हरियाणा की सरकार ने जो पिछले 2 कार्यकाल से जो काम हुए हैं, वो वास्तव में जनता के हित के काम हुए हैं और इसलिए आज यहाँ पर कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। और जहाँ मैं क्षेत्र में भी गया हूँ तो वहाँ पर एक ही चर्चा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। और कांग्रेस की हिसाब मांगो यात्रा खत्म हो गई है। इस यात्रा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। आपको बता दें कि जनता मांगे हिसाब अभियान की यात्रा 61 हलकों में पूरी हुई। इसको लेकर के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोगों के उत्साह को देखते हुए लगता है कि पुनहाना सीट एक बार फिर से कांग्रेस की झोली में जाएगी और जनता कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है। ये 61वां हल्का था जिसमें ये पदयात्रा के माध्यम से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी की 10 साल की कुशासन का हिसाब किताब मांगने का हमने काम किया। और आज इस कार्यक्रम के सफल आयोजन पे मैं, हमारे जो विधायक हैं मोहम्मद इलियास जी, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी इस इलाके की सेवा करी, अपने जीवन में एक तपस्या करी इस इलाके के लिए, उनने आसान नहीं होता इतने लंबे समय तक जनता के बीच में रहना। उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। मोहम्मद इलियास जी की आज रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम था। उनके साथ साथ उनके नेतृत्व में बाकी जो बहुत से हमारे साथी जिन्होंने भी अपना योगदान दिया।
यमुनानगर जिले में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है और इसी कड़ी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस लेने के बाद से जिला शिक्षा अधिकारी सुमन बहमनी आज विधिवत रूप से भाजपा में शामिल हो गए हैं। जगाधरी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में उनके आवास पर सुमन बहमनी ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन की है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पार्टी का पटका पहनाते हुए उन्हें भाजपा परिवार में शामिल किया। वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज सुमन बहमनी को भाजपा में ज्वाइन कराते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी रहते हुए उन्होंने जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। यमुनानगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री ने खुशी जाहिर की है जिला शिक्षा मंत्री के बीजेपी में शामिल होने पर। दरअसल कुछ दिनों पहले ही अपने पद से सेवानिवृत्त वो हुई थी और अब जो है बीजेपी में शामिल हुई है और बाकायदा अपने समर्थकों के साथ शामिल हुई है, जिस दौरान जो है कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुद पटका पहना करके उनका स्वागत किया और उनके समर्थकों को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई। कि श्रीमती सुमन बहमनी जी जो हमारी जिला शिक्षा अधिकारी थी पहले, अभी उन्होंने 2 दिन पहले वीआरएस ली और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो परफॉर्मेंस है उनकी वो बहुत ही शानदार है। गवर्नमेंट मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में वो प्रिंसिपल रही और जिस प्रकार से उस स्कूल ने नाम कमाया, लगभग 4000 बच्चे उस स्कूल में थे और यानी कि माँ बाप का पूरा प्रयास ही होता था कि हमारे बच्चे का एडमिशन बिलासपुर स्कूल में हो जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उनकी प्रमोशन हुई और इस समय आज से 2 दिन पहले तक वो हमारी जिला शिक्षा अधिकारी थी। इसके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी तक मैंने जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। अब पूरे समाज के लिए हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए मैं तत्पर रहूंगी और इसीलिए जो भाजपा की नीतियां हैं उन नीतियों को मैं बहुत बखूबी समझ चुकी हूं और उसी के अनुरूप मैं कार्य करने की कोशिश करूंगी और सबका साथ सबका विकास। और अंबाला शहर के कमल विहार इलाके में पति पत्नी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर वहीं आपको बता दें कि इस मामले में बताया जा रहा है कि महिला के परिजन महिला को फोन मिला रहे थे, जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसके बाद परिजन जब घर पहुंचे तो दरवाजे बाहर से बंद थे। दीवार फांदकर जब परिजन अंदर कमरों में दाखिल हुए तो घर के अंदर कमरे में पति संजय जोशी और पत्नी पारुल जोशी के शव दिखाई दिए। संजय की डेड बॉडी घर के हॉल में पड़ी थी और पारुल की डेड बॉडी बेडरूम में पड़ी थी। ये मंजर देखने के बाद से परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई।
अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ही घर में 2 डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी की डेड बॉडी उनके घर में मिली, जिसके बाद से जब बाकी के घर वाले घर पहुंचे तो सनसनी फैल गई। एक की बॉडी हॉल में मिली तो दूसरे की बॉडी बेडरूम में मिली, जिसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की अब जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम के लिए दोनों डेड बॉडीज को भिजवाया गया है। कारण क्या है, क्या ये खुदकुशी थी या फिर मर्डर था, इस बात की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। दो व्यक्ति मिस्टर संजय जोशी, उनकी वाइफ पारुल जोशी, वो दे वर फाउंड डेड बाय देयर फैमिलीज। तो उसकी तफ्तीश करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची है, तफ्तीश जारी है। अभी तक हम सिर्फ यही आपसे शेयर कर सकते हैं। कोई हथियार वगैरह मिला है? जी, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। बाकी हम थोड़ा कहते हैं विद टाइम हमें भी पता लगेगा, हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन साझा कर देंगे। बट फिलहाल 2 लोगों का मर्डर हुआ है और हम अपने काम पे लगे। और चंडीगढ़ में उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला के 500 से ज्यादा राइस मिलर जो हैं शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि उत्तरी हरियाणा के राइस मिलर 20 सालों से सीएमआर का कार्य कर रहे हैं। दरअसल राइस मिल ने सरकार के सामने अपनी कुछ समस्याएं रखी हैं, और जैसे कि चावल लगाने के लिए पर्याप्त जगह। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। हम यहाँ पर उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एसोसिएशन में मेनली 3 जिलों के राइस मिलर्स हैं, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। इन तीनों जिलों के 500 से ज्यादा राइस मिलर्स हैं। जैसा कि काला साहब ने कहा कि ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं एक बार अपने राइस मिलर भाइयों से कहूंगा कि देखिए, मीडिया का जो है एक बहुत ही मजबूत और एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है किसी भी चीज को सही दिशा देने के लिए या सही जगह पहुंचाने के लिए। मीडिया हमारा एक चौथा स्तंभ माना जाता है। तो मैं अपने राइस मिलर भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोरदार तालियां लगा के मीडिया का अभिनंदन किया जाए। इस एसोसिएशन का गठन अभी 2 महीने पहले ही हुआ है। इसका गठन इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जिले में, हमारे जो 3 जिले हैं, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, 500 से ज्यादा राइस मिलर्स जो हैं लगभग सीएमआर का कार्य कर रहे हैं। वैसे हमने अपनी ब्रीफिंग में बता दिया है, सीएमआर यानी कस्टम मिल्ड राइस। बिल्कुल संक्षिप्त में इसमें क्या होता है कि सरकारी खरीद एजेंसियां हमें धान यानी पैडी उपलब्ध करवाती हैं, और वो हम राइस मिलर्स को उसकी मिलिंग करके, शेलिंग करके चावल के रूप में सरकारी खरीद एजेंसियों और एफसीआई को देना होता है। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने तुरंत प्रभाव से निर्देशों को लागू करने को भी कहा है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने पर लागू होने वाले कानून की जानकारी देनी होगी। अस्पतालों में हिंदी और इंग्लिश में बदसलूकी करने पर लगने वाली धाराएं, जुर्माना और सजा का विवरण भी होगा। अस्पतालों में सिक्योरिटी समितियों का गठन किया जाएगा। सीनियर डॉक्टर के साथ जो है वो प्रशासनिक अधिकारी सदस्य होंगे। सिक्योरिटी कमेटी जो है समय समय पर सुरक्षा प्रबंधों की प्रतीक्षा करेगी, और अस्पतालों में आम आदमियों और मरीजों के परिजनों के आने पर विजिटर पास पॉलिसी का सख्ती से पालन किया जाएगा। और साथ ही साथ अस्पताल के सभी भवनों, रेजिडेंशियल ब्लॉक, नर्सिंग ब्लॉक आदि में लाइट का पूरा प्रबंध किया जाएगा। रात के समय में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स को अस्पताल के विभिन्न ब्लॉकों और बिल्डिंग में
आने जाने पर सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई जाएगी और साथ ही अस्पताल में सुरक्षा की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो 24 घंटे काम करे। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है, निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों से किसी तरीके की बदसलूकी ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से प्रबंध किए जाए। एक ऐसी नीति बनाई जाए जो 24 घंटे काम करे। रेजिडेंशियल इलाकों में और नर्सिंग ब्लॉक्स में जो है सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाए। डॉक्टरों के साथ हमेशा कोई सुरक्षा अधिकारी तैनात रहे और इसी के साथ ही तमाम सारी जरूरी निर्देश उन्होंने दिए। और हर खबर हरियाणा बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। पांच साल पहले वर्ष 2000